हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। अमेरिकन पॉलिटिक्स में अगर ये कहा जाए कि एक भूचाल आ गया है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज ज़ोहरान ममदानी जो हैं उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीत लिया है। एंड इन माय ओपिनियन इट इज़ द रीबर्थ ऑफ द सेम डेमोक्रेसी इन यूएस जो कि प्रॉमिस की गई थी, जो बड़ा कॉन्सेप्चुअल एक एलिमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। जो बहुत स्ट्राइकिंग चीज थी उनकी इस सारी कैंपेन में वो था कनेक्शन, द ह्यूमन कनेक्शन। अगर इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉलिटिकल अपसेट इन न्यूयॉर्क्स रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री। हर कोई समझ रहा था कि शायद कैंपेन तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुल चला ली है, बिकॉज उसमें बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स थे। आई एम श्योर आप लोगों ने फॉलो किया होगा। बट द फैक्ट दैट ही इज़ 33 ईयर्स ओल्ड और उनकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, उनको कोई बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडोर्समेंट्स भी नहीं मिली थी, तो समझा जा रहा था कि शायद व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल वोटिंग तो ये जीत ना सकें। बट recent history of New York, एक youngster who is 33 years old, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं वो अपने आप को। सो बेसिकली तो डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन व्हेन ही सेज सोशलिस्ट दैट मीन्स कि वो जो एक्चुअल लेफ्ट का प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है वो उसको हाईलाइट करते हैं कि मैं उसमें बिलीव करता हूँ। ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा भूचाल है पॉलिटिकल सिनेरियो में इन यूएस, बल्कि जो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें भी ये एक वेकअप कॉल है कि आप अपनी बेस से हट गए हैं और आप जो राइटेस्ट एलिमेंट्स के करीब होते जा रहे हैं, कॉन्डिसेंडिंग होते जा रहे हैं और अपना एक्चुअल स्टांस ऑफ द लेफ्ट जो है वो आपने छोड़ दिया है। ये उसके लिए भी वेकअप कॉल है। सो ज़ोहरान ममदानी ने इन सो मेनी वर्ड्स, बहुत तरीकों से इसे डिफाइन किया जा सकता है, इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट को शिकस्त दी है। एंड इट वाज अनथॉटफुल, क्योंकि ट्रंप की सपोर्ट भी हासिल थी, और व्हेन आई से ट्रंप आई मीन डीप स्टेट एज वेल। और यहाँ तक कहा था एंड्रयू ने कि अगर न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन ममदानी ने जीत लिया तो हम यहाँ पर फेडरल गार्ड्स भेजेंगे, यानी कि ट्रंप यहाँ पर फेडरल गार्ड भेजेंगे और हम यहाँ का कंट्रोल संभाल लेंगे। सो एक्चुअल थ्रेट टू डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही थी, और ऐसा लॉस एंजलिस में ऑलरेडी हो चुका है, शिकागो में ऑलरेडी हो चुका है। जहाँ जहाँ वो कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड भेज रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सो दिस विक्ट्री हैज सेंट शॉक वेव्स थ्रू अमेरिकाज पॉलिटिकल क्लास। सिर्फ कोई पार्टी राइवलरी नहीं है, बट बिकॉज इसने सिंबलाइज किया है कि वो जो आपने कैंपसेस के ऊपर जनरेशन को खामोश कराते देखा, आपने स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से आइस के आप अटैक्स होते देख रहे हैं, या एंटी सेमिटिज्म के नाम पे जो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस पे लोगों के ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसकी वजह से एक जनरेशनल रिवोल्ट सामने आया है। दिस रिवोल्ट इज अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, अगेंस्ट मनी बेस्ड प्रिविलेज जो पॉलिटिशियंस में होती है, और ओल्ड मेंटालिटी जो बहुत अरसे से डिक्टेट कर रही है कि हु कैन बी योर लीडर, यानी कि आपको इस्टेब्लिशमेंट खुद बताती है कि आपका लीडर कौन हो सकता है। ज़ोहरान ममदानी का अगर बैकग्राउंड देखें तो ही वॉज बॉर्न इन युगांडा, कंपाला में, युगांडा में उनकी बर्थ हुई। इंडियन ओरिजिन उनकी फैमिली है जो कि वहाँ से फिर माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स आई, तो वो खुद इमिग्रेंट हैं। उनकी जो वालदा हैं मीरा नायर, वो एक बड़ी सेलिब्रेटेड इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, और आपने मॉनसून वेडिंग और मिसिसिपी मसाला अगर देखी हो तो वो एक ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से माइग्रेशन को बड़ा एम्फसाइज किया, बिकॉज किसी अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके रहना किसी भी वजह से, आपने उसकी कन्विक्शन कोई भी रखी हुई हो, चाहे आपके माशी मसाइल हों, चाहे आपको आइडेंटिटी के मसले हों, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फिनोमेना होती है। तो इन मूवीज़ में मीरा नायर ने उसको फोकस किया है। उसके बाद जब आप दूसरी जगह जाके रहते हैं तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। उसमें रहते हुए आपने ह्यूमन कनेक्शन कैसे बिल्ड करना होता है, तो उनकी मूवीज़ में और उनके वर्क में ये चीज़ें बहुत नुमाया रहीं। दूसरी तरफ है उनके वालिद महमूद ममदानी, वो एक ग्लोबली रिनाउंड स्कॉलर हैं। किस पे लिखते हैं? कॉलोनियलिज्म पे लिखते हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो हैं और वहाँ पे जस्टिस और इनजस्टिस किस तरीके से देखी जा रही है। सो एक इंटेलेक्चुअल वॉइस। वो खुद युगांडा में रहे, एक तरह से एग्जाइल में रहे, और आइडियाज़ और इंटेग्रिटी की वजह से एक इंटेलेक्चुअल हैं।
सो दीज टू एलिमेंट्स, उनकी जो घर की अपब्रिंगिंग है ज़ोहरान की, उसने शेप अप किया एक ऐसा शख्स जिसने इनहेरिट किया है अपनी मदर से स्टोरी टेलिंग और आर्ट और फादर से इंटेलेक्ट. सो दैट मेक्स ज़ोहरान ममदानी समवन जो लीडरशिप में हमें डिस्टिंक्ट नजर आया थ्रू आउट हिज कैंपेन. कल्चरली लिटरेट है, बड़ा एक्सपोजर है डिफरेंट कल्चर्स का, इमोशनल है, इंटेलिजेंट है, एंड ही इज रूटेड इन द रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन कनेक्शन. और ये सब आपको उनकी कैंपेन में नज़र आया होगा. यहाँ पर मैं ब्रीफली ये कहती चलूँ कि ये मैंने जितने ट्रेट्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि एक इमिग्रेंट के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, माइग्रेशन एक फिनोमिना होता है, ये सब एक फाउंडेशन है यूएस की आइडेंटिटी की. अमेरिका की अगर अपनी कोई आइडेंटिटी है तो वो इमिग्रेंट आइडेंटिटी है, बिकॉज यहाँ के नेटिव्स ने नहीं, यहाँ पे बाहर से लोगों ने आके इस मुल्क को तरतीब दिया या बनाया. सो दिस इज़ द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स. और अगर मैं आपको थोड़ी सी अमेरिकन हिस्ट्री यहाँ पे बताती चलूँ तो 1787 से लेके 1788 तक का ये जो एक साल था, इसमें जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो 85 एसेज ऐसे थे जिनको फेडरलिस्ट पेपर्स कहा जाता है. अगर आप कभी ये एसेज पढ़ें तो यू विल रियलाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना इंटेलेक्चुअली डिबेट करने के बाद बनाया गया और उसमें ह्यूमन कनेक्शन और जस्टिस का एलिमेंट कितना स्ट्रांग है. ये जो 85 एसेज हैं इसमें डिबेट्स हैं कि हम कौन सा सिस्टम क्यों बनाने जा रहे हैं, किसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है. जो फाउंडिंग फादर्स हैं ऑफ यूएस, उसमें इन एसेज को लिखने वाले अलेक्जेंडर हैमिल्टन हैं, जेम्स मैडिसन हैं एंड जॉन जे हैं, जिन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लेन किया थ्रू दीज एसेज कि प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हमारे असूल क्या होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, हम इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बातचीत है, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे. फेडरलिज्म इज़ अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो उसमें बैलेंस कैसे होगा, स्टेट के अपने राइट्स, हर स्टेट के अपने राइट्स हैं और सॉवरेंटी है. सो दिस इज़ वाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस है और ये जो फेडरलिस्ट पेपर्स में कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ये बहुत रेजोनेट करता है ज़ोहरान ममदानी की जीत के साथ, बिकॉज वहाँ पे जो लोग बड़े हुए हैं, जो यंग जनरेशन बड़ी हुई है, ये फेडरलिस्ट पेपर्स पढ़ के, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको नज़र आ रहा है कि हमारा मुल्क तो अथॉरिटेरियन बनता जा रहा है. किंग लाइक यहाँ पे सिचुएशन है, जहाँ मर्जी जिसके ऊपर मर्जी अटैक्स हो रहे हैं, इमिग्रेंट को एक गाली बना दिया गया है. और इस वक्त यूएस की जो शक्ल है वो शायद हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है. ये अलग बात है कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस ऑफ यूएस हैं उनको ये भी सेंस आई है गाज़ा की वजह से कि हम बाहर की दुनिया के साथ कितने डिस्कनेक्टेड हैं, और जो फॉरएवर वॉर्स ऑफ यूएस हैं उन्होंने बाहर की दुनिया के साथ कितना इनजस्टिस किया है. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ज़ोहरान का जो इलेक्ट होना है, इट इज़ द रीबर्थ ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. इसी को अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है, ये जो मैंने हैमिल्टन का और मैडिसन का और इन फेडरलिस्ट पेपर्स का आपके सामने जिक्र किया. दैट इज़ वाई ज़ोहरान का हर एलिमेंट अगर आप देखें कि ही डजंट साउंड लाइक अ पॉलिटिशियन हु इज़ ओनली मेकिंग प्रोमिसेस. ऐसे लगता है एक स्टोरी टेलर है जो आप लोगों में से ही है और आप लोगों के मसाइल से बिल्कुल रेजोनेट करता है, लोगों में से ही है. एक एक्चुअल इमिग्रेंट का बेटा है जिसने दुनिया के मोस्ट इमिग्रेंट सिटी न्यूयॉर्क में अमेरिकन ड्रीम को एक दफ़ा दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है. उनकी कैंपेन को देखें तो वो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं थी, बोर्ड रूम्स में बैठ के बनाई गई या बैक डोर्स में बैठ के बनाई गई. इट वाज बिल्ट इन बेसमेंट्स. पार्क्स में, बोरो पार्क्स में आपने उनको देखा, बस स्टॉप्स पे, टीचर्स के बीच में, कैब ड्राइवर्स के साथ, वर्किंग क्लास फैमिलीज के साथ, जो एक ऐसा मेयर चाहते थे. मेयर का कॉन्सेप्ट ही ये है कि ग्रास रूट के साथ अटैच्ड हो, तो उनकी कैंपेन में वो सब नज़र आ रहा था. इसके अलावा कुछ स्लोगन्स थे. कई दफ़ा सिर्फ स्लोगन्स ही काफ़ी समझते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन ममदानी ने क्या किया, ममदानी नॉक्ड ऑन एवरी डोर.
जहाँ गए वहाँ पर उन्होंने हाउसिंग का वादा किया। हाउसिंग में बहुत बड़ा इशू है, रियल इशू है, जिसको दूसरे पॉलिटिशियन सिर्फ ये कह के कि वी विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट साइड पे कर देते हैं। ही एक्चुअली डिमांडेड कि ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए जो वर्कर्स को हेल्प करे, बिकॉज ये फैक्ट है कि न्यूयॉर्क में हाउसिंग इतनी महंगी हो गई है कि लोग बहुत दूर जाके घर लेते हैं ताकि किराया बहुत कम हो, और उसके बाद उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत मसाइल हैं, रोज वर्क प्लेस पे आना और जाना। सो आम आदमी के तो ये मसाइल हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ट्रंप ऊपर बैठे हुए बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए से चाइना के साथ क्या कर रहे हैं या रशिया के साथ क्या कर रहे हैं। इसी तरह अपनी कैंपेन के लिए ममदानी ने बिलियनियर एंडोर्समेंट्स और कॉर्पोरेट डोनर्स के ऊपर भी रिलाई नहीं किया। ये भी एक ट्रेडिशन है जो उन्होंने ब्रेक किया। आपको एंडोर्समेंट्स चाहिए होते हैं, और उनके साथ बहुत कम लोग खड़े हुए, और जो खड़े भी हुए उन्होंने बड़ा एक कॉशियस अप्रोच ली। ख़ासतौर पे बर्नी सैंडर्स का नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने खुल के इनको सपोर्ट किया। ओबामा ने बड़ा कॉशियसली थोड़ा सा डिस्टेंस रखा, खुल के सपोर्ट नहीं किया। सो ज़ोहरान वॉज ऑन हिज ओन। अपनी पार्टी की तरफ से भी उनको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी। उनका जो लीडरशिप स्टाइल था उसने भी न्यू जनरेशन के साथ रेजोनेट किया, और लोगों के बीच में नज़र आना, और इसके अलावा सेलिब्रिटी एंट्रेंस कि आप स्पेशली कहीं से एंटर हो रहे हैं। आर्मर्ड मोटरकेड्स उनके इर्द गिर्द नहीं थे। इट वॉज सिंपल प्रेजेंस। हालांकि वो जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे थे इजराइल के खिलाफ, गाजा के लिए, उनकी जान को खतरा है, मेरे ख्याल में तो अभी भी है, और कैंपेन के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि ही इज इन डेंजर, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। और इसलिए यूएस में एक ऐसा पॉलिटिशियन देखने को मिला जो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो वाकई प्रैक्टिस कर रहा है जो भी वो कह रहा है। पॉलिटिकल कैरियर अगर आपने यूएस में बनाना हो तो जो राइज एंड फॉल ऑफ अ कैंडिडेट होता है वो इजराइल के ऊपर कैसा स्टांस रखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़ोहरान ने अपने ज़मीर को कन्वेंशन के ऊपर प्रेफरेंस दी। इट्स वेरी क्लियर। इससे ज़्यादा सादा अल्फाज में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ट्रेडिशनली सारे न्यूली इलेक्टेड जो अमेरिकन ऑफिशियल्स होते हैं, मेयर से लेके कांग्रेसमैन तक, वो ऑब्लिगेटेड होते हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी कैंपेन्स फंडेड होती हैं, कि वो स्टेटमेंट्स दें फॉर सॉलिडारिटी विद इजराइल, और एपेक और इस जैसी कई लॉबीज़ जो कि पावरफुल इजरायली लॉबीज़ हैं, उनकी तरफ से उन पर बड़ा प्रेशर होता है। ममदानी रिफ्यूज्ड टू प्ले दैट गेम। He stood firm on his belief on human rights. उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल हैं और आप इसको बॉर्डर्स के ज़रिए से चेंज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है उसकी ये प्राइस नहीं होनी चाहिए कि आपका मॉरल कॉम्पस ही ख़राब हो जाए। सो कंसिस्टेंटली ही अवॉइडेड जो एक रिचुअलिस्टिक स्टेटमेंट्स थी, जो एक पॉलिटिकल थिएटर था, जिसमें बहुत ज़रूरी था कि इज़राइल के साथ सॉलिडारिटी जो है वो शो की जाए, कही जाए। और उनको डिबेट्स में बहुत टफ टाइम भी दिया गया, बार बार उनसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन इज़राइल, एंड ही सिंपली वेरी स्मार्टली अवॉइडेड इट। और उन्होंने बेसिक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के आर्किटेक्चर पे फोकस किया। ये नहीं हो सकता बकौल उनके कि अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन कुछ और है और गाज़ा में कुछ और है। उनके प्रिंसिपल्स नज़र आए, गाज़ा, ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस। खुल के अटैक किया उन्होंने इस मामले में अपनी करंट गवर्नमेंट पे, यूएस के रोल पे, और ये वाजे किया बगैर डरे कि ये जनरेशन जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में बिलीव नहीं करती, ये सिर्फ अपने लोगों के साथ खड़े होकर जस्टिस में बिलीव करती है। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यूएस पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय द बूमर अंकल्स, ट्रम्प, बाइडन। उससे पहले आई थिंक जो क्लोजेस्ट टू द यंग जनरेशन आए वो सिर्फ ओबामा थे। उससे पहले ट्रम्प जूनियर, ट्रम्प सीनियर, निक्सन, प्रेसिडेंट रेगन, ये सब वो लोग थे जिनको ग्रूम ही किया इनकी अपनी पार्टीज ने, वाइल हैविंग क्लोज कनेक्शन विद द एपेक लाइक लॉबीज, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट। सो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने कैरियर्स बिल्ड किए इन द शैडो ऑफ कोल्ड वॉर, और दे used to speak the language of military power and military might all the time. आज भी आप देखें यही लैंग्वेज आपको नजर आएगी बाइडन की भी और ट्रम्प की भी। सो वो स्ट्रेंथ प्रॉमिस करते हैं जबकि यूथ को सॉलिडारिटी और जस्टिस चाहिए। वो अलायंसेस की बात करते हैं, यूथ को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। नई जनरेशन जो है वो वॉर मेंटालिटी को इनहेरिट करने के लिए तैयार नहीं है। सो फ्रॉम गाजा टू यूक्रेन दे आर क्वेश्चनिंग
कि हमारे लीडर्स क्यों फंड कर रहे हैं एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स, दुनिया में पॉवर्टी फैला रहे हैं, पहले होमलेसनेस क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट डेट इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट पास आउट करके किसी जगह पर जॉब करता है उसको पता नहीं कितने साल लगते हैं अपना डेट पे करने में। तो जो पैसा आप दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप अपने लोगों में, अपने स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, अपने डायस्पोरा में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग कि आप डेमोक्रेसी प्रीच करते हैं अफगानिस्तान में जाके, मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज आपने तबाह कर दिए हैं और आप कहते हैं यू विल ब्रिंग डेमोक्रेसी, और आप अपने घर में यूएस में जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो उनके ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं, उनको आप खामोश कराने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बॉर्डर से बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? सो वो बोल्डली और पब्लिकली ये जो न्यू जनरेशन है, इट इज़ reshaping the conscience of America. These are the reasons behind the rise of Zohran Mamdani and the others like of him. न्यू जर्सी में, न्यू मैक्सिको में कई ऐसे यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं जो कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं, जो कि इमिग्रेंट हैं, जो पार्टीज़ का हिस्सा ज़रूर हैं, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन अपने साथ लेके चल रहे हैं और रीडिफाइन कर रहे हैं लीडरशिप इन यूएस। सो प्रोबेबली ज़ोहरान की जो विक्ट्री है इससे उनको भी सपोर्ट मिलेगी। ये जो लोग हैं ये आर्ग्यू करते हैं अपने साथ लोगों के बीच में बैठ के, सिर्फ बोर्ड रूम्स और ड्राइंग रूम्स में आपको नज़र नहीं आते, डिबेट करते हैं, उनके साथ कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्शन में बिलीव करते हैं, ऑथेंटिक हैं, अनपॉलिश्ड हैं, डिक्टेटेड नहीं हैं, पार्टिसिपेटरी हैं। सो दिस इज़ अ क्वाइट रिबेलियन इन यूएस पॉलिटिक्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट कोरियोग्राफी। और ये जो कोरियोग्राफी है इसने अभी तक हाईजैक किया हुआ था यूएस की पॉलिटिक्स को। सो आपने देखा होगा ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फोटो ऑप्स, उनको सीएनएन कवर कर रहा है, सीबीएस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, ही वॉज नॉट बॉदर्ड, ही वॉज सो बिजी विद हिज विजन ऑफ पॉलिटिक्स कि फाइनली लोगों ने उनको चूज कर लिया as the mayor of New York. So let's put it this way कि एक ऐसा यूएस जो पता नहीं कितनी दहाइयों से दुनिया को डेमोक्रेसी सिखा रहा था, आज उसकी अपनी जनरेशन जो है वो उसको असल आईना दिखा रही है, फेयरनेस की बात कर रही है, डिग्निटी की बात कर रही है, बिलोंगिंग की बात कर रही है, हाउसिंग की बात कर रही है, और स्लोगन्स और फ्लैग से पॉलिटिक्स हट के रियल जो लोगों के मसाइल हैं उस पे आ गई है, और रिफ्यूज़ किया जा रहा है टू साइड विद एपेक एंड इज़राइल जस्ट टू गेट द वोट्स। और ये रिबेलियन है इन माय ओपिनियन, एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यूएस कि अगर आप अपने रेडिकल बिहेवियर को, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है ऑफ योर फाउंडेशन, ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो आपकी जो जनरेशन है वो इन बूमर अंकल्स के साथ और इस बूमर पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती। तो दिस इज़ माई बिट ऑन माई टेक ऑन ज़ोहरान ममदानीज़ विक्ट्री। लेट्स होप, जिस तरह वहाँ पे हमें ये नज़र आया कि एक मेयर का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें, वी नीड सिमिलर सिस्टम्स। हमें भी ज़रूरत है कि हमारे हर शहर का एक ऐसा पिवट पॉइंट हो जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द सिटी। ये जो इतने बड़े बड़े सूबे हैं जिसको हमारे पॉलिटिशियंस ने सिर्फ इतना बड़ा बड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो उनका वोट बेस है, उसकी वजह से आज गवर्नेंस इम्पॉसिबल हो गई है। पंजाब में डेवलपमेंट की जब बात होती है तो लाहौर की तस्वीरें दिखा दी जाती हैं जहाँ पर बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और कह दिया जाता है पंजाब बड़ा तरक्की कर रहा है। सिंध की बात होती है, अब तो कराची की तस्वीरें भी दिखाने के काबिल नहीं रह गई, उस सिटी का आपने क्या हाल कर दिया जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। सेम गोज़ फॉर बलोचिस्तान, इतना बड़ा सूबा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैसे चला सकती है, एंड सेम गोज़ फॉर केपी। सो connecting this American experience with Pakistan, जो मैं इसमें से लेसन लेती हूँ और हमेशा मैं इसमें बिलीव करती हूँ वो ये है कि आपको स्मॉल आइलैंड्स देने पड़ेंगे। ये जो इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े सूबे जो हैं वो अब गवर्नेबल नहीं रह गए, इट्स टाइम के ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स जो है वो डिवॉल्व करे और रियल सेंस में करे। चीफ मिनिस्टर पैसे ही नहीं देता मेयर को अगर मेयर इलेक्ट हो भी जाता है तो। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि आपका कनेक्शन किस पार्टी के साथ है और आप कितने बड़े डॉन हैं उस इलाके के, तभी आप मेयर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। जबकि ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है यंगस्टर्स की कि वो आगे आएँ,
पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, अपने शहर का सोचें और न्यू जनरेशन उनसे कनेक्ट करें. एंड व्हेन आई से न्यू जनरेशन, आई डू नॉट एक्सक्लूड द ओल्ड जनरेशन, बिकॉज ये न्यू एंड ओल्ड का ब्लेंड ही है जो खूबसूरती है, एंड इट्स अ कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस. तो बहरहाल दिस इज ऑल फॉर टुडे. अमेरिकन ड्रीम को बहुत अरसे से हम मिस कर रहे थे, बिकॉज अगर हम एक आइडियलिस्टिक डोमेन में सोचें तो दुनिया में अगर कोई आइडियल डेमोक्रेसी है ऑन पेपर तो वो यूएस की ही है. और बड़ा अफसोस होता है देख के कि उस डेमोक्रेसी को कभी फ्लरिश करने का मौका नहीं मिला, और अगर कभी मिला भी था तो वो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस तक. और दुनिया को जो हर्ट किया है सबसे ज़्यादा वो इसी मुल्क ने किया है. तो आज उनकी अपनी जो न्यू जनरेशन है वो उनको आईना दिखा रही है. I'll see you tomorrow.